नमस्कार, बजट यात्रा के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। देश में केंद्रीय बजट को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में इस बार भी हर साल की तरह मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बजट का खास फोकस रहने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑटोमेशन और साथ ही मेक इन इंडिया जैसे मुद्दे जो हैं वो इस बार के बजट के भी केंद्र में रहेंगे। इस कड़ी में हम आपको आज लेकर आए हैं टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के प्लांट पर, जो कि एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि प्रेसिशन इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। आपको बता दें कि इसी बजट के स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, आने वाला साल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए कैसा रह सकता है और इंजीनियरिंग सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती की रीढ़ बन चुका है। इसी बदलाव के केंद्र में खड़ी है ऑटोमेशन और प्रेसिशन इंडस्ट्री। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी उम्मीद सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई है। जी हां, सरकार के खर्च बढ़ाने से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी हद तक फायदा होता है। टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, जिसे हम टील के नाम से जानते हैं, टाइटन कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टील भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, प्रेसिशन मशीन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स प्रदान करती है। कंपनी का फोकस सिर्फ मशीन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एंड टू एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस जैसे असेंबली ऑटोमेशन, टेस्टिंग सिस्टम्स और हाई प्रेसिशन कंपोनेंट्स पर है। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में टील की मजबूत उपस्थिति है और इसके सॉल्यूशंस भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी उपयोग किए जाते हैं। अगर हम ब्रॉडर इंडस्ट्री की बात करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जहां ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई बेस्ड इंस्पेक्शन और स्मार्ट फैक्ट्रीज भविष्य की जरूरत बन चुकी है। राइजिंग लेबर कॉस्ट, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस और ग्लोबल कंपटीशन के चलते कंपनीज अब ऑटोमेशन को ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी के रूप में देख रही है। यहीं पर टील जैसी कंपनियां क्रिटिकल रोल निभाती हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, वेस्टेज कम करने और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करने में मैन्युफैक्चरर्स की मदद करती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत देश की भूमिका लगातार बढ़ रही है, बदल रही है। अब अगर केंद्रीय बजट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को बढ़ावा मिलेगा तो भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब अगर हम यूनियन बजट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाल के वर्षों में सरकार का साफ फोकस रहा है मेक इन इंडिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स इकोसिस्टम को मजबूत करने में। बजट में मिलने वाला केपेक्स पुश, पीएलआई स्कीम्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स और एमएसएमई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट, ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोमेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सपैंड करती हैं या नई फैसिलिटीज लगाती हैं तो उन्हें ऑटोमेशन, प्रिसिशन टूलिंग और एडवांस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की जरूरत होती है और यही टील के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीनों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड सेफ्टी भी अहम मुद्दे हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर और स्किल डेवलपमेंट भी अब बजट का अहम मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा डिफेंस और एरोस्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंक्रीज बजटरी एलोकेशन प्रिसिशन इंजीनियरिंग और हाई रिलायबिलिटी ऑटोमेशन सिस्टम्स की डिमांड को और तेज करता है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर बजटरी फोकस टील जैसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज देता है। निष्कर्ष के रूप में टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड सिर्फ वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत के फ्यूचर रेडी ऑटोमेटेड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग विजन का एक मजबूत पिलर है। और ऐसे समय में जब बजट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को नई ऊर्जा दे रहा है, टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां इस ग्रोथ स्टोरी को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाती है।
बजट यात्रा के इस खास सेगमेंट में आज मेरे साथ जुड़े हैं टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के एमडी और सीईओ मिस्टर एनपी श्रीधर। श्रीधर जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. It's a pleasure to be here. Sure, sir. To start with, born as an in-house engineering team, Titan Engineering and Automation Limited, which was dedicated to high-precision component manufacturing design, we have now augmented to a lot many. Today, we boast full-fledged machine building, automation, and component manufacturing. I should say the plant in itself showcases कि कितना ज़्यादा काम यहाँ पर हो रहा है. But the first question, over the 12 years of Make in India, क्या आपको लगता है कि enough amount of work has been done, design, engineer और IPs create करने के लिए in India? ये मेक इन इंडिया अभी पॉपुलर हुआ है 12 साल में, लेकिन हम तो मेक इन इंडिया 1990 से कर रहे हैं जी। अभी 1990 में तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, करेक्ट। इसलिए वॉच मेकिंग का जो इक्विपमेंट सब बाहर से आता है, जापान से आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जब था नहीं तो हमारी तो स्ट्रेटजी थी कि भाई इंडिया में करें। तो वैसे ही वो स्ट्रेटजी से हमारी ये डील बनी है। 1990s में हमने पहले इक्विपमेंट बनाए वॉच मेकिंग के लिए, और आज जो है हम पूरा ऑटोमेशन बनाते हैं सब पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बट शुरू तो वो मेक इन इंडिया से शुरू हुई, तो हम तो मेक इन इंडिया कंपनी है, मेक इन इंडिया की कंपनी है हम तो। सो आर मेक इन इंडिया इज 1990s सालों से चलता आ रहा है। आत्मनिर्भरता हमारा सालों से चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ इस बात को। एंड साथ ही मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की अगर बात करें, कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ने काफ़ी प्रगति की है ओवर द टाइम, एज आप भी बोल रहे हैं कि 1990 से ही ये सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन व्हाट इज द पोटेंशियल लाइक फॉर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन अक्रॉस कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भारत के हैं, यहाँ से आगे अब पोटेंशियल आप क्या देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का तो अभी आई वुड से सिलसिला शुरू हुआ है जी। यू नो, मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ 15 से 17% होगा। ओके। ये तो बहुत कम है। चाइना का तो 30% तक है ना। तो बहुत डिस्टेंस हमें कवर करना है मैन्युफैक्चरिंग में। और मुझे तो लगता है अभी जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज, PLI स्कीम्स, यू नो वेरियस अदर स्कीम्स लाइक स्पेक्स एंड ECMS, ये जो बाकी सारी जितनी भी स्कीम्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ गुड फिलिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है दुनिया में, अपनी इंडिया में तो अभी शुरू हुई है, और इसका तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आई मीन देयर इज नो अदर कंट्री जैसा इंडिया जैसा, चाइना जैसा राइवल करने वाला कोई और देश ही नहीं है। इतनी टैलेंट, इतनी कैपेसिटी, इतना स्केल कहीं और नहीं है, इंडिया में ही है। तो आई फील दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और मुझे लगता है हमारा जैसा कंपनी जो है, यू नो, विच इज इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और जब मैन्युफैक्चरिंग आएगी इंडिया में, जो आ रही है अभी, वो सब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी जैसी कंपनी का जो कॉम्पिटेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। जी। ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटेंस की जहाँ बात करें, अ लिटिल डीप डाइव और थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज आपका, बिकॉज दैट्स योर लैंग्वेज, वहाँ से मैं समझना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के सेगमेंट की अगर बात करें, इस पूरे के पूरे सेगमेंट में भी आई एम श्योर कई सारे सब सेक्टर्स होंगे। कौन सा वो स्पेस है जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू, और उस स्पेस में टील टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड कहाँ तक आगे बढ़ा है? तो मुझे लगता है कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज द की फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में जो अभी चेंज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, अब देखें तो बहुत यूनिक है। पूरी सेक्टर जो है बन रही है एक साथ। अभी देखो आप सोलर सेक्टर देख लो। हाँ, पहले तो हमने खाली पावर जनरेशन सोलर का देखा था, तो पैनल सब इंपोर्ट हो रहे थे। अभी तो पूरा पैनल से लेके उनके जो वेफर्स हैं, सेल्स हैं, सिलिकॉन इंगट है, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग जो है सेटअप हो रहा है। अब सोलर पैनल ले लो तो उसका जब एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी को स्टोर करना चाहिए, है ना। तो खाली सवेरे आता है आपका पावर, द पावर हैज टू बी स्टोर्ड
वो स्टोर के लिए बैटरी चाहिए, अभी बैटरी का भी पूरा इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया में। तो ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो और कहीं ऐसे दुनिया में हुआ नहीं, जहाँ पूरा एक इकोसिस्टम एक इंडस्ट्री का बन रहा है एक ही साथ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा वैल्यू चेन बन रहा है इंडिया में। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। और ये जो पूरी जो इकोसिस्टम है, इसको एनेबल करने के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है। और हम जो कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, यूजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इट इंडस्ट्री 4.0 enabled, यूजिंग AI, ML, ऑल दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। और अभी जो है ये सब इंडस्ट्रीज के लिए इक्विपमेंट जो है इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, सब बाहर से आ रहे हैं, मोस्टली चाइना से आ रहे हैं। हमारा ये जो एंडेवर है कि ये इंडिया में बने, इंडिया में डिजाइन करें, इंडिया में इंजीनियर करें, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, स्वदेशी का यही हमारा जो है मकसद है, यही इसी में हमारी कॉम्पिटेंस है। डिजाइन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम जो है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसे बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 से आप और आपका क्षेत्र किस तरह की उम्मीदें लगाकर चल रहा है श्रीधर जी? सी डिजाइन फर्स्ट, आई थिंक वी एज अ कंट्री जो है हम R&D में इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। प्राइवेट कंपनीज हो या इवन इन इंस्टीट्यूट्स फॉर दैट मैटर, रियली कोर R&D इन टर्म्स ऑफ स्पेंड बहुत कम है। इफ यू लुक एट चाइना, दे ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ initiatives in spending core R&D even in institutes, you know, in academia. The amount of money that is spent on academia for core R&D is significantly higher than India. Correct. Significantly higher in companies, you know. So I think we need to start somewhere. The amount of government spending for R&D allocated for private investments in R&D is very, very, very small. We need to significantly increase that for core R&D to get developed in India. ठीक है। Second is, you know, for all this you need very good competence, skills. And I truly believe that we need to re-engineer the way we teach engineering and do research in academia and how we make our young kids ready for industry. Industry, academia, government. We all need to work together to build this pipeline for manufacturing, you know, design engineering. Absolutely. That, I guess, is the very urgent action that we need to take. Like what we did for software industry, we need to do this for this industry, to build the pipeline. बिल्कुल। श्रीधर सर, आप जब हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के साथ इस मंच पर खड़े हैं, तो आप आपके पूरे सेक्टर का प्रतिनिधित्व इस वक्त कर रहे हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ योर एंटायर स्पेस, द एंटायर सेक्टर, इस वक्त सरकार को, वित्त मंत्री जी को, अपकमिंग बजट को मद्देनजर रखते हुए अपनी विश लिस्ट में से आप कुछ भी कहना चाहें, सो बताएं। See, we are in the capital goods industry. Capital goods industry में है, हम equipment बनाते हैं, यहाँ पे intelligent equipment बनाते हैं. If you look at the duty structure today, it is cheaper to import a full equipment at almost zero duty than to make it in India. Okay. So I think we need to first, to encourage capital good industry in India, we must look at solving this inverted duty structure. You are incentivizing companies to import capital goods rather than buy them from made in India goods. So I think that is the first thing that we need to correct. It's my hope that this will get corrected in this budget, that it is cheaper to make in India than to easily import. Absolutely. See, the capital goods in India today, on all the sectors that I told you today, is actually being imported. They all come from there. Now, if you have, it is very strategically important for us as a country that the capital goods जो हैं इंडिया में बने और उसको encourage करना चाहिए. एब्सोल्युटली श्रीधर सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे इस खास मुहिम बजट यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू। आने वाला केंद्रीय बजट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बेहद खास, बेहद अहम होने वाला है। केपेक्स, मेक इन इंडिया और ऑटोमेशन के जरिए भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, विकास की तरफ और आगे ले जा सकता है। टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां एक प्रमाण हैं कि किस तरह से भारत देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना रहा है। ये था बजट यात्रा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर।
ईटी नाउ स्वदेश बजट यात्रा के तहत हर सेक्टर के लीडर्स से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स की आने वाले बजट से किस तरह सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं। और इसी कड़ी में हम सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के दिग्गजों से आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ एमवी फोटोवोल्टाइक पावर लिमिटेड के मैनेजमेंट आज जुड़े हैं। हमारे साथ आज है मिस्टर मंजुनाथ दोंती, द सीएमडी ऑफ एमवी फोटोवोल्टाइक, और उनके सुपुत्र हमारे साथ है मिस्टर सुहास दोंती, द सीईओ ऑफ द कंपनी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और आज हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर जुड़ने के लिए। मंजुनाथ सर, विल स्टार्ट विथ यू। मेक इन इंडिया को लगभग एक दशक हो चुका है। किस तरह से ये इनिशिएटिव आपके सेक्टर के लिए फायदेमंद रहा है? किस तरह के डेवलपमेंट्स आपने देखे हैं? साथ ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को किस तरह से डेवलप करने में यहाँ से मदद मिली है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग द चैनल। ये 10 साल से वी कैन से 10 गुना तो बढ़ गया ऑन द मैन्युफैक्चरिंग में। लास्ट 5 साल में तो बहुत कुछ हुआ है। एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव ओनली लिटिल ऑफ द कैपेसिटी, नाउ we have the capacity what we used to talk about 1 or 2 gigawatts in an installation that has now moved into the अब 50 से 50 का गीगावाट का ऊपर हो गया। That's the growth of what the industry you can see in this one. And technology में भी module and just earlier तो only module में था, now we are also moving to the backward integration. It should be cell होने दो, wafer होने दो, polysilicon होने दो. That's the growth what we have seen in the last 1 decade. That was a great start, I should say. 10 साल में 10 गुना हम बढ़े हैं और यहाँ से आगे और ग्रोथ की उम्मीद भी हम लगाकर चल रहे हैं। सुहास जी, आपसे समझना चाहेंगे, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को अगर देखें, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, रैपिड एक्सपेंशन हमने देखा है। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ नंबर, इफ यू कैन जस्ट शेल आउट समथिंग? एब्सोल्युटली। अभी हमारा इनिशियली सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बन रहा था हम, और काफ़ी इंस्टॉलेशंस क्या हो रहा था इंडिया में, वो भी छोटा था लेकिन इनपुट ज़्यादा हो रहा था। बट अभी सब कुछ इंडिया में बन रहा है, मॉड्यूल्स और सेल्स भी काफ़ी इंडिया में बन रहा है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में हम क्या बात कर रहा है, वो वेफर्स, इंगट्स और दूसरी मटेरियल्स क्या होता है सोलर में, वो सब कुछ इंडिया में बनाने के लिए बातचीत भी हो रहा है और बन भी रहा है। सो वो बहुत आगे बढ़ रहा है अब। एंड फ्यूचर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, नॉट ओनली अबाउट द इंटीग्रेशंस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बट द R&D एंड एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वो सब कुछ और बढ़ेगा हमारा। एब्सोल्युटली। मंजुनाथ सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात सुहास जी ने कही। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और साथ साथ प्रोसेस इंजीनियरिंग, आपके हिसाब से ये कितना अहम है, कितना जरूरी है, एंड इज देयर अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट टुवर्ड्स इट, अगर आप हमें समझा पाएं? सी, हमें R&D और टेक्नोलॉजिकल में वीक है प्रेजेंटली। वी हैव ग्रो, हमें बहुत कुछ ग्रो किया, 10 गुना तो ग्रो किया, बट टेक्नोलॉजी और दी R&D में वी आर लाइक हमें कॉपी कर रहा है। वी आर नॉट इनोवेटर टुडे। सो हमें इनोवेटर बनना है। इनोवेटर बनने के लिए बहुत कुछ काम करना है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट होने दो और यूनिवर्सिटीज एंड दी R&D डेवलपमेंट एंड दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत कुछ है। सेल एंड मॉड्यूल इज ओनली आई कैन से अबाउट 30 to 40% ऑफ द सप्लाई चेन में। So still we have to have a long way of another 70% to reach into the only on the solar photovoltaic and module manufacturing में। That but वो एक में नहीं चलता है, उसका साथ में ट्रांसमिशन लाइन जाता है, देन ट्रांसफार्मर भी जाता है, देन वी शुड हैव द बैटरी बैकअप चाहिए, द बैकअप सिस्टम इज आल्सो रिक्वायर्ड लाइक हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बहुत कुछ करना है। वो क्या 10 गुना बनाया, अब तो हमें 100 गुना बनना है बाई 2030 तक। That's the spirit, I would say. In fact, और आपने जैसे समझा वैसे बैक सीट से फ्रंट सीट पर आना है और इनोवेटर अब हमें बनना होगा। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उभरती हुई यहाँ से आप देखेंगे इन इंडिया इन ऑर्डर टू इमर्ज एज अ ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर एंड एनर्जी सिस्टम्स? सो रियलाइनमेंट बिल्कुल ज़रूरी है अभी, because we are moving from isolated manufacturing units
to building an ecosystem. क्योंकि अभी 100 गुना बढ़ना है तो then we need to have R&D Right. internally. We need to have the entire ecosystem, not just manufacturing of single components in each industry, Correct. but we need further backward integrations or supporting ancillary components and skill development institutes that are nearby and focused engineering efforts that are happening. So cluster wise or ecosystem for the entire country is something that is going to be important for us to move forward in this direction. ऑलराइट मंजुनाथ सर, सारी निगाहें इस वक्त अपकमिंग बिगेस्ट इवेंट एंड ट्रिगर पर है, विच इज़ द बजट। और बजट के लिहाज से ईटी नाउ स्वदेश ने ये मुहिम चलाई है बजट यात्रा, जहां हम शहर शहर जाके अलग अलग शहर के सारे सेक्टर लीडर से बात कर रहे हैं। आज जब हम सोलर रिन्यूएबल स्पेस लीडर से बात कर रहे हैं, हमारे माध्यम से इस वक्त आप इस सेक्टर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सेक्टर की अपकमिंग बजट से? सोलर एक ही नहीं बोल रहा मैं, सोलर आर एनी मैन्युफैक्चरिंग लाइक मैं तभी बताया था, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इंडिया के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरत है। गोइंग फॉरवर्ड दी व्हाट आवर दी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आर गोइंग इन दी वर्ल्ड, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसलिए डेफिनेटली डिप्रिसिएशन का बेनिफिट्स व्हाट एक्सिलरी डिप्रिसिएशन बेनिफिट चाहिए। Then the tax rebate for the manufacturing tax rebate, what earlier they used to have 10 to 15% that they need to be introduced. Then the third one is the incentive has to be linked to a value addition of domestic value addition. Then uska साथ में that is linked to the R&D and technology development and skill development. So then only we can able to reach into the better level. And मैं क्या बताया 10 गुना से 100 गुना बढ़ा सकते पहुंचेंगे। दैट वाज क्वाइट अ क्रिस्प बट अप टू द मार्क कवरिंग इट ऑल आंसर। बट हैविंग सेड सो, आपने एक बेहद इंपॉर्टेंट बात छेड़ी थी जो कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट की थी। जब हम बजट से जुड़े सेक्टर लीडर्स से बात कर रहे हैं, हम हर तबक्के के लोगों की जो इच्छाएं हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। वो युवा हैं, यूथ ऑफ इंडिया, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ तक कि एग्रीकल्चर, फार्म एंड किसानों की भी बात हम कर रहे हैं। सो हैविंग सेड सो, व्हेन यू से दैट टैलेंट एंड प्रॉपर टैलेंट पूल की ज़रूरत है, what is it that the government can do in order to have the best talent which can beat the global standards? So what is important is that अभी कैसा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, it is a lot of quick changes in technology. So focused training centers, focused skill development areas that are aligned with the industry's development. Technology is changing, way of manufacturing changing. So is the institutes playing a catch-up game, or are the institutes focused on still training in a traditional way? So वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि when expansion of manufacturing is going on, we need a lot of people. Even though there is a lot of automations and AI that we are talking about, we need people that are powering these systems, and that is going to come only with proper skill development and training centers that are aligned with the industry and focused on that development. Absolutely. Manjunath sir, as we all know that competition is everywhere, and in the field like this, जहाँ पर हम चाइना से भी काफ़ी हद तक कंपटीशन देख रहे हैं, बजट और सरकार ऐसा क्या कुछ कर सकती है जो कि इंडियन स्पेस में भी काफ़ी हद तक हमें कॉम्पिटिटिव बनाता है, एंड अक्रॉस द ग्लोब हम हमारा बिजनेस और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सो वो करने के लिए ज़रूर का बात है, वी हैव टू बी गो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड R&D एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। प्रेजेंटली क्या हो रहा है, हमें कॉपी कर रहा है। सो वी हैव टू बी बिकम इनोवेटर। इनोवेटर कब बन सकता है, तब विल गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव बन सकता है यानी वर्ल्ड वाइड। सो इंडिया के लिए ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिसी में और ALLM और नहीं तो ड्यूटी और ये सब भी लगाया है, थोड़ा प्रोटेक्शन है। दैट इज उसका वजह से हमें थोड़ा ग्रो अच्छा हो रहा है। मगर ये सब भी आ गए तो देन विल गेट एबल टू हैव द कॉम्पिटिटिव एज। इट कैन कम ओनली विथ द टेक्नोलॉजी एंड द R&D डेवलपमेंट एंड द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड एंग्लरी प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए वी नीड ह्यूज कैपिटल। वो कैपिटल करने के लिए मैं बताया आपको 3 चीज क्या बताया, वो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है to expand into the multiple. Okay, so backward integration, research and development and technology it is. Last but not the least, हमारे माध्यम से इस वक्त आपको जनता भी सुन रही है,
सरकार भी सुन रही है। आपके सेक्टर के लिए आई स्टार्ट विथ यू बिकॉज टच बेस किया है सर ने, बट 3 ऐसी विश लिस्ट और इवन व्हाटएवर 3 से ज्यादा भी आप कह सकते हैं, लेकिन व्हाट इज इट दैट योर सेक्टर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट? No, as he said, the main thing, 3 things would be the accelerated depreciation and the tax slab that is required for new manufacturing, because you're improving huge, capital intensive projects with rapid technological changes. So इसकी वजह से हमको टैक्स इंसेंटिव चाहिए। और तीसरा क्या होगा इज द इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये सब कुछ इंसेंटिव एक वर्ड होगा हम हर रोज यूज करने का, बट रादर enablers for the industry. Okay, Manjunath sir, any last takeaways from your end? That's the last point what Suhas has mentioned is that one is the incentive or the enabler has to be linked to a value addition and a technology development and also innovator. वो जोड़ दिया तो उसका साथ में पहला 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट लगाए तो दिस इज दी डेफिनेटली वी कैन एबल टू रीच 10x10। जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। इट वाज क्वाइट एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आप प्लान सेट करके चल रहे हैं, एमवी फोटोवोल्टाइक के लिए भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं, एंड यस सेक्टर के लिए भी 10 गुना से 100 गुना बढ़ने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक्स अ लॉट। Thank you.